गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड, जो भी मेरे दोनों ही प्रेगनेंसीज को लेके मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही है, जैसा कि आप लोग को पता है। कुछ ही दिनों में मैं अपनी थर्ड ट्राइमेस्टर में जाने वाली हूँ। मेरा 7th मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मेरी पहली और दूसरी प्रेगनेंसी को लेके, वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। जो भी मेरे साथ हुआ और जो भी मुझे उस सब चीज़ों से नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, वो सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे अर्ली प्रेगनेंसी में होने वाली जो ब्लीडिंग होती है उसके बारे में। क्योंकि मेरी दोनों ही प्रेगनेंसीज में मुझे ब्लीडिंग हुई है, लेकिन दोनों ही प्रेगनेंसीज में मुझे अलग अलग टाइम पे ब्लीडिंग हुई है। तो अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अपनी पहली प्रेगनेंसी को लेके, यानी कि मेरे बेटे कबीर जो अभी 3 साल का है, उससे जब मैंने कंसीव किया था तो उस टाइम पे जो मुझे ब्लीडिंग हुई थी उसको लेके मैं बात करने वाली हूँ कि ब्लीडिंग क्यों हुई थी, कब हुई थी और क्या उसका सॉल्यूशन था, मतलब कैसे सारी चीज़ें हम लोगों ने टैकल किया था, वो सब मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि जो मेरा बेटा कबीर है मैंने शादी के अराउंड 2-3 साल बाद कंसीव किया था। मतलब मुझे प्रॉब्लम हुआ था उसको कंसीव करने में, 1.5-2 साल का टाइम मुझे लगा था। तो बहुत मुश्किलों से वो कंसीव हुआ था। मैं मुश्किलों से इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम लोगों ने टेस्ट वगैरह सब करवाए थे तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ के जो टेस्ट थे वो सब नॉर्मल थे, फिर भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी। और क्यों आ रही थी, कैसे आ रही थी, कैसे वो सब चीज़ें सॉल्व हुई, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरे जैसे मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके टेस्ट वगैरह तो सब नॉर्मल आते हैं, फिर भी वो लोग कंसीव नहीं कर पाते। तो इस केस में समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में उनके साथ हो क्या रहा है, क्या चल रहा है उनके साथ। तो मुझे भी उस वक्त पे समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे जो 1.5-2 साल का टाइम था ना, वो टाइम पीरियड में मुझे सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि क्यों ऐसा हुआ और कैसे मैंने कंसीव किया, वो सब मैं आपको बताऊंगी बट किसी और वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जो ब्लीडिंग होती है अर्ली प्रेगनेंसी में वो क्यों होती है और क्या रीज़न्स होते हैं, क्या सॉल्यूशन होता है, वो उस बारे में। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी कबीर के टाइम पे, तो उस टाइम पे जैसे जब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हुआ था, पॉजिटिव आया था और मैंने डॉक्टर विजिट करी थी, तो डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते बाद आने को बोला था फॉर माय फर्स्ट अल्ट्रासाउंड। मेरा पहला अल्ट्रासाउंड का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों से अपनी पिछली वीडियोस में शेयर किया है और ये भी बताया है कि पहली डॉक्टर विजिट में क्या होता है। तो वही सब मेरे साथ वहाँ पे हुआ। डॉक्टर ने मुझसे सारी चीज़ें पूछी, मैंने बताई और उन्होंने मेरे पहले अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे 1 हफ्ते बाद बुलाया। तो पहला अल्ट्रासाउंड जैसा कि मैंने बताया था आपको, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड नहीं होता है पेट के ऊपर से। तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जब मेरा पहली बार हुआ था और डॉक्टर ने मुझे बुलाया था 1 हफ्ते बाद, लेकिन मैं किसी रीजन्स की वजह से जा नहीं पाई थी। मतलब जैसे मुझे आज जाना है और मैं नहीं जा पाई, तो कल या उसके नेक्स्ट डे पे मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई सडनली। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने बहुत मुश्किल से कबीर को कंसीव किया था। मेरी जो ये प्रेगनेंसी थी, जर्नी थी, काफ़ी टफ रही थी स्टार्टिंग में। तो हम सब लोग बहुत घबरा गए थे। मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, घर पे बहुत टेंशन वाला माहौल था। और जब मैं भागी भागी डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को बोला मैंने कि ऐसा ऐसा ब्लीडिंग हुई है, तो डॉक्टर ने मुझे सेम चीज़ बोला जब मैंने आपको बुलाया था तो आप आए क्यों नहीं। मैंने बोला कि कोई रीज़न्स थे जिन वजह से मैं नहीं आ पाई थी। तो डॉक्टर ने बोला चलो देखते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, उन्होंने मुझे बोला। तो एक्चुअल हुआ क्या था, जब मुझे ब्लीडिंग हुई थी ना, तो क्लॉटिंग टाइप की मुझे हुई थी। ब्राउन डिस्चार्ज नहीं था, प्रॉपर ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन क्लॉटिंग हुई थी। जो फ्रेश रेड ब्लड होता है ना, वैसी ब्लीडिंग थी, क्लॉट्स में थी। तो मैंने डॉक्टर को बताया ऐसा ऐसा हुआ है और मैं फॉर रेफरेंस पिक्चर भी क्लिक करके ले गई थी क्लॉटिंग की। तो आपको भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है ना, तो आप फॉर रेफरेंस पिक्चर लेके रख सकते हैं ताकि आपको डॉक्टर को बताने में, समझाने में ईजी हो और उनके लिए भी, रेफरेंस के लिए ईजी रहे। तो मैं पिक्चर लेके गई थी। तो जब डॉक्टर ने पिक्चर देखी तो उन्होंने बोला कि थोड़ी तो नहीं है, फिर भी चलो देखते हैं। तो मैं काफ़ी डर गई थी। लेकिन जब मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जब मेरा हुआ, और उसमें मेरा बेबी जो है वो 6 वीक्स 3 डेज़ का आया और हार्ट बीट मेरे बच्चे की आ गई थी। डॉक्टर ने बोला हार्ट बीट आ गई है, बच्चा ठीक है, लेकिन हार्ट बीट जो है वो बहुत लो है, मतलब बहुत
धीमी है, बहुत कम आ रही है हार्ट बीट। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो डॉक्टर ने बोला डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको आपकी प्रेगनेंसी की सपोर्ट के लिए सपोर्टिव मेडिसिन्स दूंगी, जिसकी हेल्प से आपको आपकी प्रेगनेंसी में सपोर्ट मिलेगा, आपके बच्चे को आगे ग्रो करने के लिए सपोर्ट मिलेगा, और बाकी चीज़ें आपको कुछ मैं बताऊंगी जो आपको करना है, और उन सब से आपको हेल्प रहेगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जो सजेस्ट किया था, मतलब जो मुझे प्रिस्क्राइब किया था, वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था फॉलिक एसिड के साथ प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स। प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट मुझे दी थी, साथ में मुझे वीकली प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन भी लगते थे। तो अभी होता क्या है कि अब मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर एक्चुअल में ये ब्लीडिंग क्यों हुई या क्यों होती है। तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत सारे रीजंस होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के। या तो ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। इम्प्लांटेशन कहने का मतलब जब आपका जो बच्चा होता है आपकी यूट्रस से जाके चिपकता है, आपका जो प्लेसेंटा है, तो उस टाइम पे यूट्रस की कुछ नसें जो होती हैं वो खुल जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ये बहुत ही आम बात है, किसी को होती है किसी को नहीं होती है। इस ब्लीडिंग से बच्चे की में को प्रॉब्लम होना या कुछ ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये जनरल है। और अगर ऐसी कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो आपके बच्चे को हार्म होने के कोई चांसेस नहीं है, ये नॉर्मल है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। या सेकंड चीज़ ऐसा होता है कि आपके बच्चे में कोई जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपका बच्चा जो है आपकी बॉडी के थ्रू नेचुरली रिजेक्ट कर दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है। यानी कि इन शॉर्ट वो बता रही थी एबॉर्शन का, कि एबॉर्शन आपका हो जाता है, मिसकैरेज आपका हो जाता है। तो उन केसेस में ब्लीडिंग होती है। जो हम सब मम्मीज़ का जो सबसे बड़ा फेयर है मिसकैरेज, वही। तो वो दूसरा रीज़न ये हो सकता है। तीसरा रीज़न ये होता है कि जब आपकी जो यूट्रस है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपका जो यूट्रस की ओपनिंग रहती है, सर्विक्स की जो ओपनिंग रहती है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। तो कभी कभी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी से या फिर इंटीमेट होने की वजह से भी उसमें जो है ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसी वजह से आपको जो अर्ली प्रेगनेंसी है, मोस्टली अर्ली प्रेगनेंसी में आपको इंटीमेट होने के लिए भी मना किया जाता है। तो तीसरा रीज़न ये हो सकता है। और चौथा रीज़न उन्होंने बताया था कि आपकी जो यही यूट्रस है उसकी जो सर्विक्स की ओपनिंग पे कभी कभी किसी किसी के छाले होते हैं, हर किसी के नहीं, कभी कभी किसी के छाले होते हैं। तो उन छालों की वजह से भी आपका जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। बाकी उन्होंने मुझे बताया कि कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं जिनकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है। किसी को हाई बीपी वगैरह रहता है या मिसकैरेज की हिस्ट्री रहती है, तो उन्हें कुछ अलग टाइप की मेडिसिन दी जाती हैं जिस वजह से ब्लीडिंग होती है। बट आपके केस में वैसा नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए। और जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था उसके बिहाफ पे उन्होंने मुझे बताया कि मेरे केस में जो हुआ था वो ये हुआ था कि मेरा जो सर्विक्स का ओपनिंग था उसमें ना मैंने जैसे कि बताया बहुत यूट्रस बहुत सॉफ्ट हो जाता है, मतलब ब्लड फ्लो की वजह से जो लाइनिंग होती है यूट्रस की सॉफ्ट हो जाती है, ओपनिंग सर्विक्स बहुत सॉफ्ट हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। तो उस केस में जो मैंने मेरी फिजिकल एक्टिविटी थी, यानी कि जो मैं घर के काम वगैरह कर रही थी या जो भी था वॉकिंग वगैरह जो मैं कर रही थी, उस वजह से शायद मुझे ब्लीडिंग हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया कि मैं फिजिकली फ़िलहाल के लिए 2 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करूं। तो मुझे 2 हफ्ते का बेड रेस्ट बोला गया था जब मुझे प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुई थी फर्स्ट टाइम, कबीर के टाइम पे। तो 2 वीक का बेड रेस्ट बोला। डॉक्टर ने बोला कि घर के काम ज़्यादा मत करिए, बेड रेस्ट पे रहिए और ज़्यादा देर खड़े मत होइए, ज़्यादा देर बैठिए मत, लेटिए। और लेटने पे क्या करना है आपको कि जब आप लेटेंगे तो आपको अपने पैरों के नीचे पिलो लगानी है। 2 पिलो आप लगा के उसके ऊपर पैर रखिए, मतलब आपका जो लोअर बॉडी है वो थोड़ा एलिवेट होना चाहिए। हो सकता है तो 2 पिलो लगा के वो रखिए। अदरवाइज आप ऐसा करिए, अगर पॉसिबल है आपके बेड के नीचे आप बेड का लोअर वाला पार्ट एलिवेट कर सकते हैं परमानेंटली, तो वैसा कुछ करिए। जैसे कि अगर आपकी बेड है चारपाई टाइप की है तो उसके नीचे 2 ईंट की परत लगा के उसे उठा लीजिए, मतलब आपको लोअर
पार्ट जो है वो एलिवेट करना है, या फिर आपको अपना जो पैर है उन्हें 2 पिलो के ऊपर रख के रेस्ट करना है। मतलब उन्होंने लगभग 2 वीक का मुझे बेड रेस्ट बोला था। बेड रेस्ट और फिजिकल एक्टिविटी में रिस्ट्रिक्शन के साथ मुझे डॉक्टर ने प्रोजेस्टेरॉन भी दिया था। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर प्रोजेस्टेरॉन आप मुझे अभी क्यों दे रहे हैं, आपने मुझे पहले तो नहीं दिया था, मतलब जब पहले सिर्फ फॉलिक एसिड दी थी। तो डॉक्टर ने बताया था कि जनरली हम प्रोजेस्टेरॉन उन केसेस में देते हैं जहाँ पे जो आपकी मिसकैरेजेस के चांसेस होता है, जैसे कि आपको ब्लीडिंग हुई है या कुछ भी, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। ये एक सपोर्टर मेडिसिन है, तो आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको बनाने में सपोर्ट करती है, आपके जो बच्चा है उस तक ब्लड फ्लो पहुंचाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि हार्ट बीट जो है वो थोड़ी धीमी आई थी, ब्लड फ्लो पहुंचाती है। और आपका जो आफ्टर डिलीवरी लैक्टेशन रहता है वो भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। तो आपकी प्रेगनेंसी में कुछ लिमिटेड टाइम तक हम आपको ये प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं कुछ केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में करते हैं जिन केसेस में ज़रूरत है, जैसे कि किसी की IVF प्रेगनेंसी है, या ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, या फिर PCOD या थायराइड है, उन केसेस में थोड़ा लंबा चलाया जाता है। बट मेरे केसेस में ये मुझे सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही खानी थी, और मुझे इंजेक्शन के लिए भी बोला गया था, मुझे वीकली प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगते थे। तो डॉक्टर ने बोला था, पूछा था एक्चुअल में मुझे कि मैं आपको खाने के लिए ओरल जो रहती है मेडिसिन वो दूं, या फिर आपको एक वजाइनल के थ्रू, वजाइना के थ्रू भी, मतलब वजाइना में जो है वो टैबलेट रखी जाती है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको वो भी दे सकती हूँ। तो मैंने ओरल ली थी, ओरल मैं खाती थी प्रोजेस्टेरॉन, और मुझे वीकली इंजेक्शन लगते थे प्रोजेस्टेरॉन की। तो प्रोजेस्टेरॉन के जो इंजेक्शन होते हैं ना वो भी काफ़ी पेनफुल होते हैं, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होते हैं, और उनमें लगाने में भी काफ़ी पेन होता है, और लगाने के बाद भी आपका जो जिस एरिया में आपने वो इंजेक्शन लगाया होता है वो एरिया मोस्टली स्वेलन हो जाता है, गांठ टाइप की बन जाती है। तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको उससे आइस से सिकाई करनी है, बर्फ़ की सिकाई करनी होती है। तो थोड़ा टफ तो है, मतलब जब प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगते हैं ना तो काफ़ी पेन होता है। थोड़ा नहीं, मैं तो कहूँगी कि प्रेगनेंसी बहुत ही टफ जर्नी है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल भी है। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रोजेस्टेरॉन मुझे मिली थी, प्रोजेस्टेरॉन मुझे स्टार्टिंग के 3 महीना खानी थी, और इंजेक्शन मुझे 5 इंजेक्शन वीकली 5 इंजेक्शन लगे थे मुझे, मतलब 5 वीक तक मुझे इंजेक्शन लगे थे। और उसके बाद जब मैं 2 हफ्ते बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया था फॉर माई सेकेंड अल्ट्रासाउंड, और उन्होंने मेरा जब सेकेंड अल्ट्रासाउंड किया था तो उसमें सब नॉर्मल था, मतलब हार्ट बीट वगैरह सब अच्छे से आ गई थी बच्चे की, बच्चा स्ट्रांगली कनेक्ट हो गया था यूट्रस से साथ। और जो मेरा इशू था, जो मैंने बताया था सॉफ्ट सर्विक्स का, वो भी थोड़ा काफ़ी हद तक ठीक था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि अभी ऑल गुड है, आप प्रोजेस्टेरॉन डिसकंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं। बट मैंने 3 महीना पूरा प्रोजेस्टेरॉन खाया था, और अपनी 5 वीक का जो मेरा कोर्स था प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन का वो मैंने कंप्लीट किया था। तो ये रीज़न था कि मुझे ब्लीडिंग हुई थी, प्रोजेस्टेरॉन मुझे दिया गया था। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है वो आपको हेल्पफुल लगा हो। और अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी अगर प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बाकी इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि कबीर को कंसीव करने में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, कैसे मैंने कबीर को कंसीव करा 1.5-2 साल भर ट्राई करने के बाद, जबकि मेरी सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल थी, फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था, वो सारी जो मेरी स्टोरी है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन किसी अदर वीडियो में शेयर करूँगी, क्यों थोड़ा इमोशनल भी है वो टाइम पीरियड मेरे लिए। और फिर उसके बाद जब मैंने कबीर को कंसीव किया और कबीर हुआ, उस टाइम कोविड का टाइम भी था, तो वो टाइम पीरियड भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल कह सकते हैं, मेमोरेबल और इमोशनल था। तो आई होप जो भी मेरा एक्सपीरियंस मेरी दोनों ही प्रेगनेंसीज़ को लेके यहाँ पे चल रहा है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो आपके किसी काम आ रहा है। और आप सॉरी, जिस तरह मुझे प्यार अभी तक कर रहे हैं, प्लीज़ उसी तरह मुझे और मेरी वीडियो को प्यार देते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, पसंद आए तो शेयर भी करिए, हो सकता है किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो। तो आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।